हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप सर। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट में, हम लोग ये पढ़ लिए थे फार्मूला जो है उस दिन देख लिए थे पिछले लेक्चर में। और आज हम लोग इसके आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग जो कि सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको जैसा कि पता होगा, है ना। तो क्या होता है रेजिस्टेंस हीटिंग में, ये सब हम किस में पढ़ रहे थे? रेजिस्टेंस हीटिंग में, है ना। तो इस टाइप की जो हीटिंग होती है, इसमें जो होता है दिस टाइप हीटिंग सेम इफेक्टिव ऑफ एसी एंड डीसी। मतलब एसी सप्लाई हो या डीसी सप्लाई हो, दोनों में जो इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस हीटिंग का, वो क्या होता है? सेम होता है। और इसका पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी होता है ना। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अगर जो है कि प्योर रजिस्टिव मटेरियल है तो उसमें पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी होता है, क्योंकि लीडिंग लैगिंग की बात ही नहीं होती, दोनों सेम फेज में होते हैं। तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो कॉस 0 अंश का मान क्या होगा? 1 होगा। तो पावर फैक्टर क्या रहेगा? यूनिटी रहेगा। ठीक है। तो जो हम लोग हीटिंग में पढ़ रहे थे, हमने आपको बताया कि रेजिस्टेंस हीटिंग दो प्रकार के होते हैं, है ना। तो पहला है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। दो प्रकार से हमने बताया था हीटिंग ऊपर कि हम लोग कौन कौन सा पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो ये हैं दो प्रकार से, एक है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और एक क्या है? इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो सीरियल बाय सीरियल एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर का लॉन्ग टर्म में। क्या पूछेगा आपसे कि हीटिंग क्या होता है और रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। तो रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाना पड़ेगा। वही कि रेजिस्टेंस हीटिंग जो होता है यह दो प्रकार से होता है, डायरेक्ट हीटिंग और इनडायरेक्ट हीटिंग। और ओ एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल, वो दिखा देंगे फार्मूला, है ना। तो उसके द्वारा आप समझा देंगे। तो देखते हैं हम लोग एक सीरियल बाय सीरियल एक एक करके देखते हैं। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता है, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता है। तो सबसे पहला काम कि रेजिस्टेंस हीटिंग में दो पॉइंट आपको ऊपर जैसा कि बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसमें इसका जो पावर फैक्टर होता है वह यूनिटी होता है ना। और यह जो होता है कि एसी और डीसी पे दोनों पे समान रूप से कार्य करता है। कौन सा? रेजिस्टेंस हीटिंग। और यह रेजिस्टेंस हीटिंग दो प्रकार के होता है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और एक इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो हम लोग जो है पहला पढ़ेंगे डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता है। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या क्या बातें होती हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मतलब कोई चीज़ होगा जिसमें हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे होंगे डायरेक्ट। जिस मटेरियल को गर्म करना है उसी में डायरेक्ट हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे होंगे। डायरेक्ट हीटिंग का मतलब यही ना हुआ। तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या होता है, क्या फ़ायदे हैं? सुटेबल ओनली फॉर कंडक्टिंग मटेरियल। यह जो डायरेक्ट हीटिंग होता है यह केवल और केवल कंडक्टिंग मटेरियल के लिए ही क्या होता है? सुटेबल होता है, अच्छा होता है। अगर आप डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में चाहेंगे प्लास्टिक को गर्म कर लें तो ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हम लोग विद्युत सप्लाई उसी में देंगे, तो प्लास्टिक में विद्युत सप्लाई बह पाएगी? नहीं बह पाएगी, फ्लो ही नहीं होगी, तो उसमें हीटिंग कहाँ से होगी। तो इसलिए डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग जो होता है वह केवल और केवल कंडक्टिंग मटेरियल में ही उपयोग किया जा सकता है, ये बात है। और हाई रजिस्टिव होना चाहिए, जो मटेरियल कंडक्टिंग हो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, उसके साथ साथ और गुण होना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? हाई रजिस्टेंस होना चाहिए उसका, ये चीज़ें होना चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल बताया गया है, नाइक्रोम हो, क्रोमियम हो, ये सबको डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग से हम लोग गर्म कर सकते हैं, हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। और क्या बात है? देयर इज लेस हीटिंग लॉस, सो इट्स हीट इफिशिएंट इज बेटर। इसमें हीट लॉसेस क्या होता है? बहुत कम होता है। मतलब हीट जो प्रोवाइड होगा डायरेक्ट हम लोग उसी में दे रहे हैं, जो डायरेक्ट वो गर्म होगा, तो इसमें हीट लॉसेस जो है कम होगा, है ना। इलेक्ट्रोड की सहायता से डायरेक्ट उसी में देंगे जिसको गर्म करना है। कंडक्टिंग मटेरियल का लोहा हो गया, है ना, इन सब चीज़ों को अगर पिघलाना है, एल्युमिनियम हो गया, तो उसमें जो हो है कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग हम लोग कर सकते हैं। और इसमें जो हीटिंग होता है उसका लॉसेस बहुत ही कम होता है, क्योंकि हम लोग उसी में डायरेक्ट दे रहे हैं। तो ये इफ़िशियंट होता है, बड़ा ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा इफ़िशियंसी देता है ना।
क्योंकि हीट बेकार नहीं जाता, हमारा पूरा पूरा यूज हो जाता है। ठीक है, और क्या बातें हैं, जैसा कि आपको फिगर के द्वारा भी हम बता देते हैं, है ना। ये देखिए फिगर में जैसे इलेक्ट्रोड लगे हैं, है ना, और इसमें जिसको गर्म करना है, लोहा एल्युमिनियम जो भी चीज़ें हैं उसको गर्म करना पिघलाना है, तो इसमें हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, एक बर्तन ले लेंगे जिसमें रखेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं इलेक्ट्रोड, और ये मटेरियल जो होता है हाई रेजिस्टिव होता है, और ये इलेक्ट्रोड है, जोड़ मतलब जो मटेरियल है। ठीक है, आप यहाँ पे 2 पॉइंट जान लीजिए कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वह निकल या क्रोमियम और आयरन का यूज आप कर सकते हो। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप अगर उत्पन्न करवाना है तो आपको जो इलेक्ट्रोड यूज करना है वो निकल, क्रोमियम अथवा आयरन का आप यूज कर सकते हो। लेकिन यही तापमान जब आपका 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हो जाएगा तो इलेक्ट्रोड जो यूज होता है वह ग्रेफाइट का होता है। किसका होता है? ग्रेफाइट का यूज होता है। वह इलेक्ट्रोड आप ग्रेफाइट का यूज करोगे। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है अपेक्षा निकिल क्रोमियम की। नहीं तो वह खुद ही गल के ख़त्म हो जाएगा। अगर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर यूज कर दोगे आप निकेल या क्रोमियम को तो वह गल के खुद ही ख़त्म हो जाएगा। तो वो जिस काम के लिए लगा है वो क्या काम करेगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट हम लोग ये सप्लाई देंगे इसमें से फेज और न्यूट्रल को, और इलेक्ट्रोड की सहायता से जो मटेरियल हमको गर्म करना है, आयरन है, एल्युमिनियम है, उसमें डायरेक्ट सप्लाई जाएगी। और हाई रेजिस्टेंस होने के कारण उसमें जो विद्युत धारा आई प्रवाहित होगी, और उसका स्क्वायर और रेजिस्टेंस तो हाई है ही, और जितने समय तक इसमें प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें हीट उत्पन्न होगा। ठीक है, तो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से इसमें जो है विद्युत धारा प्रोवाइड होगा, तो जिसके कारण हीट उत्पन्न होगा, और यह गर्म होके जितना भी आप गलाना चाहते हो या जितना भी गर्म करना चाहते हैं उतना गर्म आप कर सकते हैं, है ना। चार्ज है ना, ये चार्ज। तो ये है, जैसा कि यहाँ पे थ्योरी के द्वारा भी आपको समझाने की कोशिश किया गया है, आप देख लीजिए। तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में देख लेते हैं क्या क्या है। इस प्रकार की हीटिंग हाई रेजिस्टिव मटेरियल वाले में यूज किया जाता है, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया। और जैसे निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया, आयरन, कार्बन, है ना, ये सब चीज़ों में आदि पदार्थों के लिए उपयुक्त होती है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्ट रूप से चार्ज में फ्लो कराई जाती है, मतलब जिसको गर्म करना होता है उसी में फ्लो कराई जाती है, तथा हीटिंग क्रिया को इफेक्टिव बनाने एवं इलेक्ट्रोड के मध्य शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए हाई रेजिस्टेंस के पावर को चार्ज के ऊपर फैला दिया जाता है। जिस मटेरियल को गर्म करना है उसके ऊपर हाई रेजिस्टिव मटेरियल को फैला दिया जाता है, जिसके कारण वो शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, एप्लीकेशन यूज कहाँ कहाँ होता है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोड बॉयलर में, बॉयलर, साल्ट में, नमक में, फर्नेस में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के जो है हीटिंग का उपयोग। ठीक है, डायरेक्ट हीटिंग इस प्रकार से ये उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आगे हम लोग चलते हैं तो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग सबको समझ में आ गया। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग जो होता है डायरेक्ट उसी में सप्लाई देकर चार्ज को उसके ऊपर हाई रेजिस्टिव मटेरियल चार्ज को फैलाकर जो है शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई डायरेक्ट हम लोग दे देते हैं, जिसके कारण वो हीट होगा और हम जितना हीट करना चाहते हैं वो हो जाएगा। अब देख लेते हैं इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या है? इसमें डायरेक्ट चार्ज को जो है विद्युत सप्लाई को चार्ज में नहीं देते, मतलब हम लोग जिसको गर्म करना है उसमें नहीं देंगे। सबसे पहले इसको हम लोग किसी ऐसे पॉट में या बर्तन में जो है गर्म करेंगे उसको, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस आप देख लीजिए, है ना। इलेक्ट्रिक प्रेस में क्या रहता है, कॉइल लगा होता है, पहले वो गर्म होता है, फिर उसके बाद जो हमारा बाहरी सतह होता है जिसकी सहायता से हम लोग प्रेस करते हैं वो गर्म होता है। तो यह किस प्रकार का मेथड है? इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है। उसमें हाई रेजिस्टिव मटेरियल का लगा होता है वो,
है ना, जो कॉइल होता है, जो हीट अप होता है, उसकी सहायता से उसका जो बाहरी सतह होता है वो गर्म होता है और जिससे हम लोग प्रेस करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के कारण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस एलिमेंट में उत्पन्न ऊष्मा को कंडक्शन या रेडिएशन द्वारा चार्ज को ट्रांसफ़र की जाती है, डायरेक्ट नहीं दी जाती। किसके द्वारा? कंडक्शन या रेडिएशन के द्वारा चार्ज जो होते हैं उसको हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, फिगर की सहायता से भी समझ सकते हैं। इसमें देखिए विद्युत सप्लाई जो है फेज और न्यूट्रल की सहायता से देंगे। सबसे पहले ये कॉइल गर्म होगी और इसकी सहायता से ये बर्तन जो बाहर लगा है ये गर्म होगा और इसकी सहायता से जो हमारा ये जिसको गर्म करना है वो हीट होगा और जितना हीट प्रोवाइड करना है उतना हीट हो जाएगा और उसका उपयोग हम लोग कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग हुआ। ठीक है, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का एप्लीकेशन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग होता है। इसका उपयोग आप देख लीजिए, डोमेस्टिक हीटर में है ना, जो गांव में हीटर यूज होता है, इंडक्शन हीटिंग जो हीटर जो होता है उसमें उपयोग किया जाता है, या फिर रेजिस्टेंस ओवन में किया जाता है, सोल्डरिंग आयरन में भी किया जाता है ना। और जैसा कि आयरन प्रेस के बारे में हमने आपको बता दिया कि उसमें आयरन प्रेस में जो कॉइल लगा रहता है सबसे पहले वो गर्म होता है, फिर उसका बाहरी सतह गर्म होता है जिसकी सहायता से हम लोग प्रेस करते हैं। और इसके आगे आ जाते हैं तो इमर्सन हीटर जो होता है उसमें भी यही इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का उपयोग किया जाता है ना। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो इस प्रकार का जो हीटिंग होता है ना, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, दिस अरेंजमेंट प्रोवाइड यूनिफॉर्म टेम्परेचर। यह जो होता है यूनिफॉर्मली एक जो है टेम्परेचर प्रोवाइड करता है ना। और इसकी तो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग ये होता है, और यह जो होता है कई जगहों पे यूज होता है, जैसा कि डोमेस्टिक हीटर में, रेजिस्टेंस ओवन में और आयरन प्रेस में, जैसा कि हमने आपको बता दिया। तो आशा है आप डायरेक्ट हीटिंग और इनडायरेक्ट हीटिंग समझ गए होंगे, और साथ ही साथ में आप लोग अपने नोट्स में इसको अच्छे से लिख लीजिए, ये कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड हीटिंग एलिमेंट, है ना। अगला हेडिंग हमारा है और आज के लेक्चर का लास्ट हेडिंग है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड हीटिंग एलिमेंट। मतलब अच्छा हीटिंग एलिमेंट के क्या क्या गुण होने चाहिए, है ना। क्या क्या गुण है कि हम लोग किसी को भी अच्छा हीटिंग एलिमेंट कह सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो होना चाहिए वो हाई रजिस्टिविटी होना चाहिए। उसकी रजिस्टिविटी क्या होना चाहिए? वेरी वेरी हाई होना चाहिए। ठीक है, और जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए उसका बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर कम मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो वो खुद ही गल जाएगा, तो जिसको हीट करना है वो कैसे गर्म होगा? ठीक है, तब तो बेकार हो जाएगा सिस्टम। इसलिए जो है जो हीटिंग एलिमेंट होना चाहिए जिसकी सहायता से हम लोग हीट प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसकी सबसे पहली बात है कि हाई रजिस्टिविटी होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं कि वो जिस मटेरियल को गर्म करना है उससे कम इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वो खुद ही गल के राख हो जाएगा, तो अगले को कैसे गर्म करेगा? ठीक है, फ्री फ्रॉम ऑक्साइडेशन। अगला पॉइंट तीसरा क्या होना चाहिए? अच्छाई जो है हीटिंग एलिमेंट की, सबसे पहला चीज़ ये है हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए दूसरा, और तीसरा क्या हो जाए? फ्री फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडाइजेशन से फ्री होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करना चाहिए। अगर ऑक्सीजन आदि के साथ अगर वो क्रिया कर लेगा, आदि गैसों के साथ अगर क्रिया करता है तो वह क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द खराब हो जाएगा। ऑक्सीडेशन अगर किसी से भी क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? खराब जल्द से जल्द हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन क्रिया से क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा लास्ट चौथा पॉइंट है, खास बात क्या होना चाहिए हीटिंग एलिमेंट में? तो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जो अल्फ़ा का मान होना चाहिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना, तो उसका जो मान होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। जितना ही लो होगा अल्फ़ा का मान,
अर्थात टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान किसी भी मटेरियल का, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अल्फ़ा के, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के, है ना। तो ये चीज़ें हैं, और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हीटिंग है। आज के लेक्चर में जितना भी आपको पढ़ाया गया है ये जान लीजिए कि इसमें से 5 नंबर के आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ लीजिएगा और अपने नोट्स में भी साथ ही साथ लिखते रहिएगा, ताकि क्विक रिवीजन करके आप लोग जो है एग्ज़ाम में लिख सकें। इसमें हमने इंग्लिश वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज किया है, तो आप लोग उसका हमने मीनिंग भी आपको बताया है साथ ही साथ में, और इतना हार्ड है ही नहीं कि आप ना समझ सको, तो आप आराम से समझ सकते हो और नोट्स लिख सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स टाइप का है, आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग इसको विस्तार पूर्वक अपने एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इतना ही। अगला लेक्चर हम लोग बाद में देखेंगे अगले टर्न पे। बहुत बहुत धन्यवाद।